नमस्कार, जीवन शैली कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोठियार मनादुरी। दर्शकों, प्रकृति ने जन्म देने का अधिकार सिर्फ एक स्त्री को दिया है, तभी तो माँ को इस धरती में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। आपने देखा होगा, अक्सर हमारे बड़े बूढ़े कहा करते थे, एक स्त्री तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक वो माँ नहीं बन जाती। गर्भावस्था के उस समय और जब वो एक बच्चे को जन्म देती है, उस 8 से 9 महीने तक के उस समय में जब उस बच्चे को अपने अंदर पालती पोसती है, उसके शरीर में शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत बदलाव आते हैं। उस वक्त बहुत आवश्यकता होती है कि उस स्त्री का बेहद ख्याल रखा जाए, लेकिन क्या उस वक्त उसका परिवार और वो अपना सही ढंग से ध्यान रखती है और किस तरह उसको अपना ध्यान रखना चाहिए? इन सभी विषयों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारी बेहद खास मेहमान यहाँ पर मौजूद है कि गर्भावस्था के समय एक स्त्री का किस तरह से ध्यान रखना चाहिए और उसके बाद जब बच्चा हो जाता है उस वक्त किस तरीके से यहाँ पर वैक्सीनेशन होना चाहिए और उसका देखभाल यहाँ पर करना ही चाहिए। तो इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हमारी मेहमान यहाँ पे मौजूद है। इनका परिचय मैं करा देती हूँ। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, जो एक वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ है। और हमारा जो आज का विषय है बहुत ही खास है। हमारा आज का विषय है गर्भावस्था के समय स्वास्थ्य की देखभाल। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर करते हैं मैम, क्योंकि हम गर्भावस्था की बात कर रहे हैं। एक बहुत ऐसा समय होता है जब एक स्त्री बहुत बदलावों से गुजर रही होती है, एक अंदर एक बच्चे को पाल रही होती है, 8 से 9 महीने बाद एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है। उस वक्त उसकी देखभाल कैसे करनी है, उसके बाद उसकी देखभाल कैसे करनी, किस तरह की परेशानियाँ होती है। लेकिन सबसे पहले जो मेरा प्रश्न आपसे रहेगा, जब एक स्त्री माँ बनने वाली होती है उस वक्त उसकी देखभाल कैसे करनी, उससे सबसे मुख्य बात ये आती है कि उसके परिवार को उस वक्त क्या समझने की आवश्यकता है, क्योंकि एक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य वहीं से शुरुआत होती है। गर्भावस्था स्त्री के जीवन की एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है जी। तो ऐसे में इस बात पे बहुत कुछ निर्भर करता है कि क्या ये गर्भ वांटेड है या अनवांटेड है। जी, बिल्कुल। इस बात पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर ये वांटेड है, जैसे पहली प्रेगनेंसी 99% केसेस में वेलकम होता है, तो पहली प्रेगनेंसी अगर है तो सबको एक्साइटमेंट बहुत होता है, घर में भी एक्साइटमेंट होता है, पति और पत्नी दोनों को एक्साइटमेंट बहुत होता है। तो उस समय जो हम लोगों को बहुत ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए कि गर्भवती महिला को अपने को शारीरिक और मानसिक तौर पे अपनी अगली 9 महीने की जर्नी के लिए वो अपनी तैयारी कर सके। बाई चांस अगर ये अनवांटेड प्रेगनेंसी है, नहीं चाहती थी लेडी, या पहले बच्चा है और सेकंड बच्चा जल्दी आ गया, उस समय जो मानसिक स्थिति होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस लेडीज़ में आते हैं। वो अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए हमको ये समझना पड़ता है क्या ये रियली अनवांटेड प्रेगनेंसी है या जस्ट इसलिए कि वो नहीं चाहती थी है। तो ऐसे में हम लोगों की पेशेंट की काउंसलिंग उसी हिसाब से करनी पड़ती है। अब ये जो 9 महीने की जर्नी होती है, इसमें हम लोगों को हम इसकी केयर को 3 भागों में बांटते हैं। 3 महीने के 3 ट्राइमेस्टर कहलाते हैं 9 महीने की जर्नी में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर की प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर की अलग होती हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर की अलग होती हैं। एक एक ट्राइमेस्टर लेके हम चलते हैं, जिसमें प्रेगनेंसी के बदलाव शारीरिक मानसिक उनको लेते हैं। क्या लेडी के लिए अच्छा है, क्या उसका खान पान होना चाहिए, क्या उसका रूटीन होना चाहिए, इन सब बातों का हम ख्याल रखते हैं। जी मैम, बिल्कुल। यहाँ पे आपने ये बात कही कि आहार की हम यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि जब एक स्त्री गर्भवती होती है तो सबसे पहले ये ध्यान दिया जाता है कि वो हेल्दी फूड खाए। तो किस तरह का आहार उसे लेना चाहिए, क्योंकि आपने कहा कि 3 महीने का टाइम पीरियड होता है और इसमें अलग अलग तरह के बदलाव उस शरीर में आते हैं। तो अगर हम शुरुआत आहार से करते हैं, किस तरह का आहार उसे लेना चाहिए? अब पहले 3 महीने की जो समस्या होती है वो ये होती है कि शुरू में क्योंकि हार्मोनल चेंजेस एकदम से आते हैं, सडन हार्मोन चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से ज़्यादातर महिलाओं को भूख नहीं लगती और उल्टियाँ बहुत आती हैं। सिर में चक्कर आना, उल्टी, घबराहट, बेचैनी, नींद नहीं आना, ये सब समस्या होती है। तो उस समस्या को समझते हुए हमें उन्हें आहार के बारे में बताना पड़ता है कि आप थोड़ा थोड़ा खाइए, थोड़े थोड़े गैप में खाइए, इस तरह का खाना खाइए जो इजीली हजम हो जाए। कुछ ही चीज़ें होती हैं जो मना होती हैं प्रेगनेंसी में खाना। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी ना खाएं, अपनी इच्छानुसार अपने स्वादानुसार खाना खाइए। परंतु कुछ चीज़ें जैसे कि कुछ फल होते हैं, जिसमें पपीता, अनानास, अंगूर, 2-3 फल ऐसे हैं जो हम कहते हैं मत खाइए, क्योंकि उनसे कुछ इस तरह के एंजाइम्स, कुछ इस तरह के केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो यूट्रस को नुकसान दे सकते हैं। फिर क्योंकि एक बार में खाया नहीं जाता, इसलिए हम कहते हैं अपने खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कीजिए। और अगर उल्टी आ भी जाए उससे घबराइए नहीं। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो हम उल्टी में उसको मदद दे सकते हैं बिना प्रेगनेंसी को नुकसान पहुंचाए, तो उन दवाओं की मदद भी लेते हैं। ये तो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले 3 महीने। चौथे महीने से
थोड़ा स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाता है। वो महीने, चौथे महीने से छठे महीने तक कंपैरेटिवली लेडी कंफर्टेबल रहती है। तो उस समय फिर हम लोगों को ध्यान ये देना होता है कि बैलेंस डाइट ले। बैलेंस डाइट का मतलब सही मात्रा में प्रोटीन, सही मात्रा में रफेज और विटामिन्स उसको मिलने चाहिए। और इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हम खाने के लिए क्या बताएं कि उसका इनिशियल वेट क्या है। अगर लेडी ओवरवेट है तो हम उसको फैट रिस्ट्रिक्शन बताएंगे। अगर लेडी अंडर वेट है, एनीमिक है, तो हम उसके प्रोटीन्स पे और कार्बोहाइड्रेट पे ज़्यादा जोर देंगे। फिर कुछ सप्लीमेंट्स विटामिन्स के और कैल्शियम वगैरह के देना शुरू करते हैं, जो यूजुअली हम सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही शुरू कर पाते हैं, क्योंकि पहले ट्राइमेस्टर में अक्सर खाने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो वो आयरन कैल्शियम टॉलरेट नहीं कर पाती। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में आहार तो हम लोग बताते ही हैं, जिसमें प्रोटीन रिच हो, आयरन रिच हो, मिनरल रिच हो, साथ में सप्लीमेंट्स देना शुरू करते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्योंकि प्रेगनेंसी अब एडवांस हो गई है, तो फिर इनडाइजेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो उसमें डाइजेशन को कैसे टेक केयर करना है वो बताते हैं। फिर दोबारा से हम यही कहते हैं कि थोड़ा खाना थोड़े गैप में खाइए, थोड़ा चलते फिरते रहिए, डीप ब्रीदिंग करते रहिए, जिससे आप खाना हजम कर पाएँ। और अगर उसको रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम भी है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, जैसे ब्लड प्रेशर हाई है, तो हम उसको सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन बताते हैं। अगर वेट गेन ज़्यादा हो रहा है तो फैट और कार्बोहाइड्रेट का रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। अगर डायबिटीज़, फैमिली में डायबिटीज़ है या उसको खुद को डायबिटीज़ आ गई है, तो उसी हिसाब से हम लोग कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम करते हैं। तो हमें हर ट्राइमेस्टर में पेशेंट की जनरल हेल्थ को देखते हुए, ज़रूरत को देखते हुए क्खाने में बदलाव के लिए उनको रेगुलर गाइड करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे यही है कि हमें मतलब जो आहार है वो जो पेशेंट है उसकी हेल्थ को देख के, क्योंकि पौष्टिक आहार तो आपको लेना ही है, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि मतलब जो वेट है वो किस तरीके का है। मैम, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य, जब एक महिला गर्भवती होती है तो बहुत आवश्यक होता है कि वो अपने मानसिक स्वास्थ्य को सही रखे। तो मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण किन चीज़ों में ध्यान देना होगा? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फैमिली एज अ होल इन्वॉल्व हुए गर्भवती महिला के साथ। हस्बैंड का सपोर्ट तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हस्बैंड का इमोशनल सपोर्ट और इन चीज़ों का ध्यान रखना, ये भी हस्बैंड के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही फैमिली का, हमारे यहाँ ज़्यादातर संयुक्त परिवार होते हैं, तो उसमें मदर इन लॉ होती है। मदर इन लॉ का फ़ायदा भी है कुछ हद तक, कुछ परेशानियाँ भी आती हैं, जैसे कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं अपनी बहू के साथ। तो जब एक्सपीरियंस शेयर करती है तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो शायद उनको उतनी सुविधा नहीं मिली जितनी उनको मिलनी चाहिए थी, या पहले के हमारा सामाजिक ढांचा इस तरह का होता था, सामाजिक ढांचा इस तरह का होता था कि प्रेग्नेंट महिला के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, तो उसको उतनी केयर नहीं मिल पाती थी। तो वही चीज़ वो अपने बहू से एक्सपेक्ट करती है, तो बहू के ऊपर वो कम ध्यान देती है। पर कुछ पढ़ी लिखी महिलाएं जो होती हैं वो इस बात को समझती हैं और अपनी बहू की स्पेशल केयर करती हैं। तो इसलिए परिवार को मानसिक और हर तरह का माहौल इस तरह से बनाना चाहिए कि जिससे गर्भवती महिला कंफर्टेबल महसूस करे। मैम, जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो सबके अपने अपने थ्योरीज यहाँ पे निकल के सामने आ जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि आपको खूब मतलब चलना फिरना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आपको ध्यान देना चाहिए, धीरे धीरे चलना चाहिए। वहीं बात एक्सरसाइज की भी आती है। पहले की हम बात करें तो पहले की महिलाएं ये कहती थी कि नहीं, आप लोग बस घर का काम करते रहिए, आपका हेल्दी बच्चा होगा। लेकिन अब हम जैसे वर्तमान समय में देख रहे हैं, चीज़ें बदल रही हैं, तो अब ये कहा जाता है कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी। तो एक्सरसाइज किस तरीके करनी चाहिए और किस महीने से आपको शुरू करनी चाहिए? देखिए, प्रेगनेंसी कोई बीमारी की स्टेज नहीं है। पहले तो ये ज़रूर मानना चाहिए कि प्रेगनेंसी एक फिजियोलॉजिकल नॉर्मल बदलाव है, तो उसमें आपको रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका गर्भ बहुत मुश्किल से हुआ है या आपका पहले रिपीटेड मिसकैरेजेस हो गए हैं, तब आपको थोड़ा केयरफुल ज़्यादा रहना चाहिए। पर हम लोग नॉर्मल एक्टिविटी, जो नॉर्मल हाउस होल्ड वर्क है, उसके लिए कभी मना नहीं करते। अगर ऑफिशियल वर्क करती है, वर्किंग लेडी है, तो भी वो ऑफिशियल वर्क कर सकती है। चलने की कोई मनाही नहीं है। जितना, हर एक का अपना अलग स्टेमिना है, जितना आप चल सकते हैं चलिए, जितना आप हाउस होल्ड वर्क कर सकते हैं करिए। कुछ बातों का ध्यान रखिए, जैसे आगे झुकना, पेट पर डायरेक्ट प्रेशर पड़ना, ये आप अवॉइड करिए। और इसके अलावा हम लोग चलने की एक्सरसाइज सबसे अच्छी एक्सरसाइज मानते हैं। इसके अलावा योगा भी बहुत बेनिफिशियल है। एंड ज़्यादातर एक्सरसाइजेज हम सेकेंड ट्राइमेस्टर से शुरू करा देते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर की एक्सरसाइजेज में डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम हो गया,
ये करना चाहिए, वॉक करना चाहिए, और इसके अलावा आप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज भी कर सकती हैं। जी। उसका एक अलग अपना पूरा का पूरा शेड्यूल होता है जो हम लोग पेशेंट को एक्सप्लेन भी करते जी। हैं कि इन एक्सरसाइज को करने से आपकी मसल्स में रिलैक्सेशन होगा, पेल्विक मसल्स रिलैक्स होंगी, आपका बॉडी लेबर के लिए अच्छे से तैयार होगी। जी। थर्ड ट्राइमेस्टर में हम लोग फिजिकल एक्टिविटी, स्क्वाटिंग, उकड़ू बैठना, जी। ये सब बढ़वाते हैं, और कुछ योगा एक्सरसाइजेस बिल्कुल अलाउ करते हैं। जी। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर अगर प्रेगनेंसी प्रॉब्लम के साथ हुई है, पहले मिसकैरेजेस हो गए हैं, तो मिसकैरेजेस को कारण को जानना पड़ता है हमें। अगर मिसकैरेज इस वजह से हुआ कि यूट्रस की मसल्स वीक थी और यूजुअली 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में गर्भपात हो गया, जी। तो उनकी प्रॉब्लम होती है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, मतलब कि यूट्रस का मुंह ढीला पड़ जाता है और जी। बिना स्ट्रेन के भी अबॉर्शन हो जाता है। उस केस में हमको बेड रेस्ट बताना पड़ता है, वरना हर प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। अच्छी 7 से 8 घंटे की नींद लेना, नॉर्मल एक्टिविटी करना, खाने के बाद टहलना, ये सारी बातें आपको प्रेगनेंसी को स्मूथ बनाने में हेल्प करती हैं। बस वो ये कि आपको थोड़ा ध्यान देना होता है, आप अपनी नॉर्मल लाइफ को इजीली जी सकते हैं, बस आपको अपने थोड़े आहार में ध्यान देना है, थोड़ा एक्सरसाइज में ध्यान देना है, थोड़ा सा अपना ध्यान ज़्यादा रखना होता है। मैम, अगर हम वर्तमान में प्रेगनेंसी की बात करें तो अब एक चीज़ हम देखते हैं कि अक्सर हम सुनते हैं कि सिस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से या तो प्रेग्नेंट होने में आपको दिक्कत हो रही है या फिर प्रेगनेंसी के दौरान भी आपको दिक्कत होती है। तो ये सिस्ट अचानक से कैसे हो जा रहा है? सिस्ट कभी अचानक नहीं बनते। जी। ये सिस्ट को, बहुत सारे सिस्ट जो होते हैं वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से बनते हैं। जब लेडी की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसमें एक ओवरी में अंडे बनने शुरू होते हैं। वो अंडे 12वें 14वें दिन पूरे फुल प्रिपेयर होके रिलीज़ हो जाते हैं। फिर या तो प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी। प्रेगनेंसी हो गई तो उसके बाद कुछ समय के लिए अप टू 14 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट बनता है, जो हार्मोन्स का सिस्ट बनता है, जो हार्मोन्स प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए होते हैं। वो नॉर्मल चीज़ है जी। उसका फंक्शन धीरे धीरे जैसे जैसे प्लेसेंटा बनता है, उस सिस्ट का काम खत्म होता चला जाता है, वो सिस्ट चला जाता है। जी। इसके अलावा भी फिजियोलॉजिकल सिस्ट कहलाते हैं, जो हार्मोन्स के बदलाव की वजह से बनते हैं। बहुत सारी महिलाएं जो ट्रीटमेंट लेती हैं इसलिए कि उनको प्रेगनेंसी चाहिए, जी। तो वो रूटीन में अल्ट्रासाउंड कराती हैं, उनको सिस्ट निकल के आ जाता है। वो सिस्ट ज़्यादातर पैथोलॉजिकल, मतलब कोई बीमारी के सिस्ट नहीं होते, ज़्यादातर फिजियोलॉजिकल सिस्ट होते हैं, जो अप टू 5 सेंटीमीटर हम लोग नॉर्मल मानते हैं। अगर वो सिस्ट हुए हैं और प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आ रही है, तब हम हार्मोन थेरेपी देके उन सिस्ट को रिग्रेस करते हैं। बहुत ही कम 1 या 2% सिस्ट ऐसे होते हैं जो पैथोलॉजिकल किसी बीमारी की वजह से होते हैं। वो प्रेगनेंसी पाने में अड़चन दे रहे हैं, या उनमें साइज़ बड़ा होने की वजह से प्रेशर सिम्टम्स है, या उसमें ऐठन ट्विस्टिंग हो गई है, तब उनका सर्जिकल करेक्शन करना पड़ता है। वरना मोस्ट ऑफ द सिस्ट जो होते हैं उनके लिए कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब वो इजी रिजॉल्व हो जाते हैं, धीरे-धीरे समय resolve समय हो के जाते हैं। साथ वो इजीली रिजॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पे मैम, जैसे हम देखें कि प्रेगनेंसी के दौरान सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है एक महिला को कि शरीर भारी होने लगता है, वो हाथ पैर में सूजन आने लगती है, जिसकी वजह से वो कुछ काम नहीं कर पाती। क्या वो सूजन नॉर्मल होता है हर स्टेज में? देखिए, शरीर का वजन तो बढ़ना बहुत ज़रूरी बिल्कुल। है ना। हम लोग मानते हैं ऑन एन एवरेज 10 से 12 किलो वेट बढ़ना चाहिए, पर वेट गेन कितना होना चाहिए ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि महिला का ओरिजिनल वेट कितना है। अगर पतली दुबली महिला है, उसको हम 12 किलो या उससे ज़्यादा भी, अगर एनीमिक है, अगर वो उसको मेल नरिश्ड है, तो हम 12 किलो तक भी वेट अलाउ करेंगे, इवन किसी परिस्थिति में ज़्यादा भी करेंगे। अगर महिला ओवरवेट है, उसको खुद को डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर है, या उसकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी है, तो हम उसको सजेस्ट करेंगे वो ज़्यादा वेट गेन ना करे, 8 से 10 किलो वेट गेन करे। तो ये जो हम 3 ट्राइमेस्टर में बांटते हैं, वो इसीलिए बांटते हैं कि हर ट्राइमेस्टर में हर मंथ कितना वेट बढ़ना चाहिए, उसी रेट से वेट बढ़ता रहे। सूजन आना बहुत सारे केसेस में फिजियोलॉजिकल, मतलब नॉर्मल चेंज होता है, क्योंकि फ्लूइड रिटेंशन की इसमें टेंडेंसी होती है प्रेगनेंसी में, कुछ हार्मोन्स की चेंज की वजह से। सारी स्वेलिंग समस्या का कारण नहीं होती। एक्सरसाइज करना, लिम्ब एलिवेशन करने से स्वेलिंग कम की जा सकती है, सॉल्ट कम करने से कम की जा सकती है। अगर ये स्वेलिंग साथ में एसोसिएटेड ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है, तो हमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, डायबिटीज़ कंट्रोल करना भी ज़रूरी है, उससे ये स्वेलिंग जा सकती है। पर हर स्वेलिंग चिंता का कारण नहीं होती। जी, मतलब हर स्वेलिंग चिंता का कारण यहाँ पे नहीं है। मैम, अगर हम बात करें प्रेगनेंसी के समय जो सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत होती है एक महिला के साथ जो आती है, कि आप भी एक महिला, मैं भी एक महिला हूँ, हम इस दौर से गुजर चुके हैं, तो मूड
स्विंग होना, आपको अचानक से गुस्सा आ जाता है, आपको अचानक से लग मन करता है कोई मुझसे बात ना करे या आपका हंसने का मन करता है, इस चीज़ को समझ पाना, खुद को भी समझा पाना बहुत मुश्किल होता है। यही फैमिली का रोल आता है जी। है ना, हस्बैंड के सपोर्ट का रोल आता है, फैमिली का रोल आता है। अगर वो ये समझते हैं कि इसको मूड स्विंग्स इसलिए हो रहे हैं कि ये प्रेगनेंसी से गुजर रही है, कुछ फिजिकल डिफ़िकल्टी भी उसको फेस करना पड़ रहा है, जी। तो उस फिजिकल डिफ़िकल्टी में परिवार किस तरह से सपोर्ट कर रहा है। अगर परिवार अच्छे से सपोर्ट कर रहा है तो वो उसको ईजीली ले लेगी। अगर परिवार अच्छे से सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसको ज़्यादा टोका टाकी हो रही है कि हमें तो ऐसा नहीं हुआ, तुम्हें ऐसा क्यों हो रहा है, तो इस तरह का जब माहौल बनता है, या हस्बैंड जो है थोड़ा केयरलेस है, वो उसकी बात को इग्नोर कर रहा है, सुन नहीं रहा है, तो वो उसके साइकी पे भी असर डालेगा और कभी कभी लेडीज़ डिप्रेशन में भी आ जाती हैं। तो इसमें काउंसलिंग का बहुत अच्छा रोल है। मैं यही बोलने वाली थी, मुझे लगता है कि प्रेगनेंसी के समय परिवार की और हस्बैंड की भी काउंसलिंग होनी चाहिए ताकि एक प्रेगनेंसी बहुत स्मूथली जा सके। हमारे यहाँ अच्छी बात यह है कि प्रेग्नेंट लेडी अकेली नहीं आती, न्यूक्लियर फैमिलीज आने लगी हैं, पर स्टिल परिवार का सपोर्ट है। जैसे विदेशों में तो सिंगल मदर भी बनती है, हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम कम है। तो हमारे यहाँ हमेशा सास बहुत सारे केसेस में साथ आती है और हस्बैंड तो अक्सर साथ आते हैं। तो जब हम काउंसलिंग करते हैं तो हम पूरे परिवार की काउंसलिंग करते हैं। तो परिवार को भी फिजिकल वो मेंटली प्रिपरेशन देना होता है कि अब ये जो लड़की है ये प्रेग्नेंट है, ये किस स्टेज से गुजर रही है, इसके लिए आपको किस तरह से इसको माहौल को अच्छा बनाना है जिससे कि वो प्रेगनेंसी को सपोर्टिंगली ले पाए। जी, मैं बिल्कुल, जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं वो तो समय समय पे डॉक्टर्स के पास जाती रहती हैं, अपना वैक्सीनेशन कराती रहती है, लेकिन जो दूर दराज के गांव के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो आपको क्या लगता है कि आप उन्हें कैसे समझाएंगे कि वैक्सीनेशन कितना आवश्यक है आपके हेल्दी बच्चे के लिए? अब थोड़ा सा बदलाव आया है, इवन रिमोट एरियाज़ में भी गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट इस बात पे बहुत जोर दे रही है कि सुरक्षित महिला सुरक्षित प्रसव होना चाहिए। उसकी वजह से उन लोगों ने बहुत अच्छे से आशाओं का नेटवर्क बनाया है। आशा हैं, ANM हैं, जो डोर टू डोर जाती हैं, प्रेगनेंसी का रजिस्ट्रेशन करती हैं, उनको जनरल एडवाइस, उनका आशाओं को इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कि वो कैसे पेशेंट को न्यूट्रिशन के बारे में, केयर के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में बताएगी। तो काफ़ी हद तक आशाएं हेल्प कर रही हैं। और वैक्सीनेशन तो मुझे बहुत खुशी होती है देख के कि जैसे हमारे पास पहाड़ से भी, पहाड़ी दूर दराज क्षेत्रों से मरीज़ आते हैं, उनका वैक्सीनेशन टेटनस का तो बहुत अच्छे से होता है। हार्डली ऐसी कोई महिला आएगी जिसको टेटनस का वैक्सीनेशन न मिला हो। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा सुधार हुआ है। इसके अलावा भी कुछ नए वैक्सीन्स हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं लग पाते हैं, पर अगर महिला हमारे पास आती है तो हम उन वैक्सीनेशंस के बारे में गाइड करते हैं। बेसिकली 2 तरह के वैक्सीन हम लोग प्रेगनेंसी केयर में और देते हैं। एक तो इन्फ्लुएंज़ा, इन्फ्लुएंज़ा जो निमोनिया टाइप का भी वायरल इन्फेक्शन होता है। इन्फ्लुएंज़ा का टीका हम आजकल गर्भवती महिलाओं को बहुत ज़ोर देते हैं कि वो लगाएं। जो 6 महीने के गर्भ पे लगता है, उसका फ़ायदा ये होता है कि गर्भवती महिला तो खुद को तो 1 साल से बचाव ले लेती है इन्फ्लुएंज़ा से, पर उसके होने वाले बच्चे को पहले 6 महीने का बचाव माँ के गर्भ से लेकर पैदा होता है। एंटीबॉडीज़ बच्चे को गर्भ में मिलनी शुरू हो जाती हैं जो अगले 6 महीने तक काम करती हैं। एक वो वैक्सीन के ऊपर हमारा आजकल काफ़ी एम्फेसिस है। दूसरा टीडैप में टेटनस, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस 3 बीमारियों का वैक्सीन आता है ये। तो टेटनस तो हम लोग लगी रहे, पर डिप्थीरिया मतलब गलघोटू और पर्ट्यूसिस मतलब काली खांसी, इन 2 से बचाव का टीका भी हम गर्भवती महिला को इसलिए देते हैं कि जब बच्चा दुनिया में आता है तो वो बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आता है तो किसी उसको पर्ट्यूसिस और डिप्थीरिया होने के चांसेस हाई रहते हैं। अगर गर्भवती महिला को 7 महीने के बाद 27 हफ्ते से लेकर 36 हफ्ते के बीच में टीडैप वैक्सीन लग गया है तो वो बच्चा 6 हफ्ते के लिए इम्यूनिटी लेकर पैदा होगा और उसके बाद बच्चे को खुद को DPT का वैक्सीनेशन शुरू हो जाता है। तो इन 2 टीकों पे आजकल हम लोगों का काफ़ी एम्फेसिस है कि गर्भवती महिलाएं ये लें। जब हम काउंसलिंग करते हैं, बहुत अच्छी बात है कि 10 में से 9 महिलाएं तैयार हो जाती हैं इस वैक्सीनेशन के लिए। हाँ, हर कोई चाहता है कि जो उसका बच्चा इस दुनिया में आए तो स्वस्थ बच्चा वो हो ताकि उसे कोई दिक्कत ना हो। मैम, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्ट्रासाउंड्स यहाँ पे होते हैं। तो आपको लग रहा है कि सब, क्योंकि कुछ अल्ट्रासाउंड थोड़ा कॉस्टली होते हैं जो हर कोई नहीं करवा पाता, तो आपको क्या लगता है कौन से अल्ट्रासाउंड है जो एक गर्भवती स्त्री को कराने बहुत आवश्यक है? टोटल मिला के देखिए, वैसे तो अल्ट्रासाउंड बहुत सेफ
हम टूल है हमारे पास प्रेगनेंसी के बारे में डिटेल्स जानने के लिए। अल्ट्रासाउंड का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये हम लोगों महिलाओं को समझाते हैं, क्योंकि उनकी मदर इन लॉज या और मैं आपको यही बोलने वाली थी कि ये कहा जाता है कि उसकी जो रेज अल्ट्रासाउंड मत कराओ, रेज होती है, जिसकी रेज होती है उससे बच्चे को इफेक्ट होता है। हाँ, हम ये समझाते हैं कि ये रेज नहीं है, ये साउंड वेव्स हैं जी, साउंड वेव्स हैं, जिसकी इको लेके हम लोग ट्रेसिंग लेते हैं तो अल्ट्रासाउंड होता है वो, और जानकारी बहुत अच्छी मिलती है बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो पर अल्ट्रासाउंड जहाँ हम कहते हैं बहुत सेफ़ है, फिर भी इकोनॉमिकल बर्डन हो जाता है। वैसे तो गवर्नमेंट सेक्टर में होता ही है, पर वैसे भी इकोनॉमिकल बर्डन, क्योंकि कुछ अल्ट्रासाउंड गवर्नमेंट सेक्टर में जी आसानी से नहीं हो पाते क्योंकि उनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है जी, है ना। तो 3 अल्ट्रासाउंड हम लोग कहते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला डेटिंग अल्ट्रासाउंड होता है 11 से 13 हफ्ते के बीच में जी। उसमें डेट का भी पता चलता है, और उसमें कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिनसे हम अंदाज़ा लगा पाते हैं कि इस बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं होगी, और एक उसके साथ ब्लड टेस्ट कराते हैं। तो ये 11 से 13 हफ्ते का अल्ट्रासाउंड, फिर एक 20 से 22 हफ्ते के बीच में अल्ट्रासाउंड, जिसको हम एनामली अल्ट्रासाउंड कहते हैं, एनामली स्कैन कहते हैं, जिसकी डिटेल स्टडी करने से बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट्स का हम लोगों को पता चल सकता है। फिर एक लास्ट ट्राइमेस्टर में, लास्ट 8 महीने के लगभग पे कराना चाहिए, जिसमें कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है। उससे बच्चे को सर्कुलेशन ठीक मिल रहा है, प्लेसेंटा उसका सही जा रहा है, पानी की मात्रा ठीक है, बच्चे को कोई डिस्ट्रेस तो नहीं है, पूरा टाइम बच्चा खींच पाएगा, मदर की किसी मेडिकल प्रॉब्लम का असर तो नहीं पड़ रहा बच्चे पर, ये सारी बातें हमको पता चलती हैं। तो कम से कम हम 3 अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना चाहते हैं। मैम, जनरली एक माँ जब होती है, जो माँ बनने वाली होती है, एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है, तो वो पूरी कोशिश करती है कोई हेल्दी बच्चा करे और अपने आप को ठीक रखे। सारे अल्ट्रासाउंड कराने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है कि आजकल हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन ज़्यादा हो रहा है, नॉर्मल डिलीवरीज बहुत कम हो रही है। लास्ट 8 मंथ में कह दिया जाता है आपका पानी खत्म हो रहा है। ये पानी जो कम हो जाता है या रिलीज हो जाता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, एक तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आजकल सिजेरियन ज़्यादा होते हैं। इसका सिजेरियन की क्यों संख्या बढ़ी है, इसका मैं कारण बताती हूँ। एक तो पहले के ज़माने में हम यूजुअली 18 साल तक तो बहुत कम लड़कियां पहुंचती थी। 16 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल तक शादी हो जाती थी। 18 साल से 25 साल की एज ऐसी है जिसमें बॉडी में मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, और ज़्यादातर लड़कियां बहुत हैवी वर्कर ही होती थी। उनकी बॉडी का मसल्स, नर्व्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर होती थी, और ज़्यादा जानकारी नहीं होती थी, हंसते खेलते डिलीवरी हो जाती थी। अब आप ये सोचिए, मेरे ख्याल से बहुत कम लड़कियां हैं जो 30 साल से पहले शादी कर रही हैं। अब वो 30 साल के बाद तो शादी कर रही हैं, उसके बाद उनका ये कहना होता है अभी हम माँ नहीं बनना चाहते, अभी 2-3 साल तो हम लोग ज़रूर वेट करेंगे। करते 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 35 साल उम्र हो जाती है। यूजुअली पहला गर्भ 30 साल के बाद ही हो रहा है। तो कुछ तो बॉडी में बदलाव आएंगे ना, उम्र के साथ से बदलाव आएंगे ना। तो जो लिगामेंट्स, जॉइंट्स, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगती है, वो भी अच्छी बन सकती है अगर एक्सरसाइज पे ध्यान दिया जाए। तो एक तो कारण ये होता है। दूसरा, गर्भ को लेके उन लोगों को लेबर पेन्स को लेके इतना फियर होता है दिमाग में कि कई लोग तो अपने आप ऑप्ट करते हैं कि हमें नॉर्मल नहीं कराना। उनको हम लोग बहुत काउंसिल करते हैं, क्योंकि हम लोग भी नहीं चाहते जिसकी नॉर्मल डिलीवरी अच्छे से हो सकती है उसको सिजेरियन किया जाए। तीसरी बात, कोई भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन अगर होता है तो कोई नहीं चाहता। आजकल छोटी फैमिली होती है, 1 या 2 बच्चे सब करते हैं, तो स्वस्थ माँ स्वस्थ बच्चा हम लोगों का एम होता है। बहुत सारी दिक्कतें लेबर पेन्स में पता चलती हैं, क्योंकि अगर लेडी ने अपने को मेंटली फिजिकली प्रिपेयर नहीं किया लेबर के लिए तो बच्चा नीचे नहीं आ पाता। बच्चा नीचे नहीं आ पाता, फीटल डिस्ट्रेस हो जाता है। तो उस केस में कोई भी महिला एडवर्स रिज़ल्ट एक्सपेक्ट नहीं करती, उसे रिज़ल्ट सही चाहिए। तो एक रीज़न ये भी है कि ये सेफ़ डिलीवरी के लिए जब ऐसा लगता है कि डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने जा रहे हैं तो वो सेफ़ डिलीवरी ऑप्ट करते हैं बाय सिजेरियन। पर ऐसा नहीं है, अभी भी नॉर्मल डिलीवरी काफ़ी संख्या में होती है। जी मैम, यहाँ पे आपने जो बताया कि सेफ डिलीवरी ऑप्ट करती हैं, सिजेरियन यहाँ पे करवाती है, इस पर भी मैम एक भ्रांति है। अक्सर ये कहा जाता है परिवार में कि जब आप सिजेरियन करवा रहे हो तो आपने तो दर्द को महसूस ही नहीं किया, एक बच्चे को पैदा करने के दर्द को आपने महसूस ही नहीं किया। तो सिजेरियन का जो दर्द है उसको कोई, उस दर्द को कोई समझता ही नहीं है। कहा जाता है अरे आपने तो बस सिजेरियन किया है, बच्चा निकल गया और कोई प्रॉब्लम आपको हुई ही नहीं। तो क्या आप उस समाज को बताना चाहेंगे सिजेरियन में भी एक महिला बहुत दर्द से गुजरती है?
बिल्कुल, देखिए ऑपरेशन का दर्द अपना अलग दर्द है। लेबर पेन्स मैं मानती हूँ कि प्रकृति हमारी बनी ऐसी है कि जानवर भी, इंसान भी सब लेबर पेन्स सह लेते हैं। तो हमें लेबर पेन्स को, मतलब लेबर पेन्स जो महिला सहती है, मैं मानती हूँ कि शायद उसका इमोशनल बॉन्डिंग अपने बच्चे के साथ ज़्यादा होती होगी। पर सिजेरियन भी इतना आसान तो नहीं है। हम ये मानते हैं कि आजकल मेडिकल साइंस इतनी डेवलप हो गई है कि सुरक्षित एनेस्थीसिया हो गया है, सुरक्षित सर्जिकल प्रोसीजर्स हो गए हैं, पर फिर भी पेन तो होता है। यहाँ पे रोल आता है डॉक्टर का भी और परिवार का भी जी। कि वो कैसे इमोशनली, जैसे हम लोग यूजुअली पहले क्या होता था, सिजेरियन होने के बाद 24 घंटे के लिए माँ से बच्चे को अलग कर दिया जाता था। अब हम लोगों का एम्फेसिस सिजेरियन के बाद भी इस बात पे होता है कि बच्चा माँ के पास रहे, जल्दी से ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट हो। जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट होगी तो इमोशनल बॉन्डिंग अच्छी होगी। तो ऐसा नहीं है, सिजेरियन के बाद भी पेशेंट समझता है और उसी तरह से लेता है जिस तरह से वो अपने मैम यहाँ पे एक चीज़ और कही डिलीवरी के जाती है बच्चे कि को जो लेता है। सिजेरियन से जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा फिजिकली वीक होते हैं या फिर इम्यूनिटी थोड़ा कम होती है, क्या ऐसा होता है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने पूरे टाइम पे डिलीवरी करी है, मान लो कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन मदर को है जिस वजह से आपको प्रीमेच्योर डिलीवरी करनी पड़ी, तब तो डेफिनेटली बच्चे को बाहर आके मेच्योर होने में थोड़ा टाइम लगता है, पर ऐसा नहीं है। अगर सिजेरियन भी पूरे टाइम पे किया गया है, कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस नहीं था, तो बच्चा स्वस्थ ही उसी तरह से बड़ा होगा जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी का बच्चा होता है। तो मतलब वही बात है कि अगर बच्चा मतलब जो पैदा हो रहा है, चाहे सिजेरियन से हो चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी से हो रहा है, तो मतलब बच्चा स्वस्थ ही होगा अगर माँ की वो है। मैम आपको, क्योंकि हमारा समय यहाँ पे समाप्त है, मैं अंतिम प्रश्न करना चाहूँगी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं या फिर जो होने वाली हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी और उनके परिवार को क्या कहना चाहेंगे? हम यही चाहेंगे कि गर्भ जो होता है एक ऐसा होता है जिसमें पूरा परिवार इन्वॉल्व होता है। एक नया मेहमान आपके घर में आ रहा है जो अब आपकी फैमिली के साथ अटैच्ड होगा, तो उसके लिए फिज़िकल और मेंटल दोनों तैयारी गर्भवती महिला की, उसके हस्बैंड का सहयोग, उसके परिवार का सहयोग बहुत ज़रूरी है, जिससे कि प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस भी कम होंगे, स्वस्थ गर्भ होगा और बच्चा फिज़िकली मेंटली अच्छा बच्चा होगा, जिससे कि हमारा समाज अच्छा बनेगा। बिल्कुल, हमारे अच्छी समाज जेंट्री पैदा होगी जी। अच्छा हमारा देश का विकास होगा, स्वस्थ बच्चे होंगे तो। मैम बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे देने के लिए। तो ये हमारे साथ डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव मैम यहाँ पर मौजूद थी, जिन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर गर्भावस्था के दौरान किस तरह अपने स्वास्थ्य की देखभाल आपको यहाँ पे करनी, इस बात की दी। उन्होंने कहा कि आपको जो अपना आहार है वो बिल्कुल अच्छा रखना है और गर्भावस्था कोई बीमारी नहीं जिसमें आपको सोच समझ के करना है, बस आपको थोड़ा बेहतर अपना ध्यान रखना है और परिवार को ये समझना है कि अब एक जो स्त्री है वो एक नई जिंदगी को जन्म देने वाली है, तो उसका एक्स्ट्रा यहाँ पे केयर करनी है। नमस्कार।